हाय बच्चों, वेलकम बैक टू लर्निंग क्वेस्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रेशर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसका हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार रिकॉल करते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था। जी, पार्ट 1 में हमने सबसे पहले पढ़ा था फोर्स। फोर्स क्या होता है? मान लीजिए कोई बॉल है, आपने क्या करा, उस बॉल पर पीछे से धक्का लगाया तो वो बॉल मूव होना शुरू हो गई। आपने जो उसको पीछे से धक्का लगाया है, आपने उसको क्या करा है, पुश करा है। अब मान लीजिए उसके अलावा एक डोर है, आपने डोर को क्या करा, अपनी तरफ खींचा। आपने अब उसको क्या करा है, अपनी तरफ खींचा है। ये क्या करा है, आपने पुल किया है। इस पर भी आपने क्या करा है, फोर्स लगाया है। मीन्स पुश और पुल करने को ही फोर्स कहते हैं। मीन्स जिस ऑब्जेक्ट पर कोई पुश हो रहा है, कोई पुशिंग हो रही है या पुलिंग हो रही है, मीन्स उस पर क्या लग रहा है, उस पर फोर्स लग रहा है। इन साइंस में क्या कहा जाता है, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पर पुशिंग या पुलिंग को ही फोर्स कहते हैं। मीन्स उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट हमने देखा था फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स जो होते हैं वो इंटरेक्शन से होते हैं। जब दो चीज़ें एक दूसरे के इंटरेक्ट में आती हैं तभी फोर्स लगता है, उसके अलावा फोर्स नहीं लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बॉल है, जब तक आप उसे अपने हाथ को और उस बॉल के बीच में आपके कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक ना बॉल को कोई फर्क पड़ेगा ना आपके हाथ को। अब आपने क्या करा, अपने हैंड से उसको आगे की तरफ धक्का दिया। अब आपके और बॉल के बीच में इंटरेक्शन हुआ है, अब फोर्स लगेगा। जब तक दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है, फोर्स नहीं लगता है। जब दो चीज़ें एक दूसरे के इंटरेक्ट में आती हैं तभी फोर्स लगता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने देखा था एक्सप्लोरिंग फोर्स। इसमें क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ में हमें एक एक्टिविटी दे रखी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है और आप इसको पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। अब आपका एक फ्रेंड आया, वो भी जिधर आप खड़े हैं आपके पास खड़े होकर उस बॉक्स को पुश करने लगा। अब वो जो बॉक्स है उस पर कितना फोर्स लगेगा, आप जितना फोर्स लगा रहे हो वो प्लस जो आपका फ्रेंड फोर्स लगा रहा है वो, दोनों फोर्स को प्लस करेंगे, इतना फोर्स उस बॉक्स पर लगेगा। मीन्स जब सेम डायरेक्शन से फोर्स लगते हैं तो फोर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए, आप इधर से फोर्स लगा रहे थे, नेक्स्ट सिचुएशन में आप इधर से फोर्स लगा रहे थे, आपके फ्रेंड ने आकर दूसरे अपोजिट साइड से फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब बॉक्स किधर मूव करेगा, अब कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। अब मान लीजिए आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो अपने फ्रेंड से, तो उस बॉक्स पर कितना फोर्स लगेगा, आप जितना फोर्स लगा रहे हो उस फोर्स में से पहले आपके फ्रेंड जितना फोर्स लगा रहा है वो माइनस करना पड़ेगा। फिर जो एक्स्ट्रा फोर्स बचा है आप दोनों की फोर्स का डिफरेंस, वही फोर्स है जो कि उस बॉक्स पर लगेगा। मीन्स जब अपोजिट साइड से फोर्स लगता है तो क्या होता है, डिफरेंस जो होता है दोनों फोर्स का वही नेट फोर्स होता है। डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, दो फोर्सेज का डिफरेंस ही नेट फोर्स होता है जब अपोजिट डायरेक्शन से लगता है। जब सेम डायरेक्शन से लगता है तो दोनों फोर्स ऐड हो जाते हैं जी। नेक्स्ट हमने देखा था अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, वो किसी भी मोशन की स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे? मान लीजिए आपकी तरफ एक मूविंग बॉल आ रही है, जैसे कि फील्डर होते हैं, उनकी तरफ एक मूविंग बॉल आती है, वो क्या करते हैं, फील्डर बॉल को पकड़ लेते हैं। उन्होंने क्या करा है, बॉल मूव हो रही थी, उसके मोशन को चेंज करा है। मीन्स बॉल क्या थी, स्पीड में थी, मूव हो रही थी, उन्होंने बॉल को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। मीन्स उसका मोशन चेंज कर दिया। या फिर मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, जो बैटर होता है क्रिकेट में, जो बैटर होता है उसकी तरफ बॉल आई, उसने बॉल को अपने बैट से मारा और उसने क्या कर दिया, बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज कर दिया मीन्स उसने भी बॉल का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया, उसके मोशन की स्टेट चेंज कर दी। अब मान लीजिए एक बॉल है रेस्ट पर रुकी हुई है, हॉकी प्लेयर ने उसको अपने हॉकी की स्टिक से मूव कर दिया। अभी भी क्या कर रहा है, उसकी रेस्ट स्टेट को, उसकी मोशन ऑफ स्टेट को चेंज करा है। मीन्स फोर्स जो होता है वो किसी भी मोशन की स्टेट चेंज कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट ऑफ मोशन होती है वो उसको चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है, गॉट इट जी। आगे जी, पार्ट 2 में हमने देखा था फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ हमें दे रखा है, जब आपकी मम्मी आटा गूंथती हैं तो वो बार बार उसको क्या करती हैं, उसका शेप चेंज करती हैं। कैसे चेंज करती हैं, वो उस पर फोर्स लगाती हैं। और जो ये बाइकल की सीट होती है, जब इस पर बैठते हैं तो इसका जो स्प्रिंग होता है, बैठने से पहले क्या होता है, उसका साइज़ बड़ा होता है, उस पर बैठने के बाद उसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो उस पर भी क्या लगा है, फोर्स लगा है। जैसे कि रबड़ है, इसको स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर इधर रबड़ हमें दे रखी है, रबड़, इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच किया है मीन्स क्या किया है, इस पर फोर्स लगाया है। फोर्स लगाने पर क्या हुआ है, इसका
शेप चेंज हुआ है। इधर ये स्केल है, जब इस स्केल पर हमने लोड डाला तो मीन्स क्या डाला हमने, इस पर फोर्स डाला, फोर्स जब इस पर लगा तो इसका भी शेप चेंज हो गया। गॉट इट। फोर्स क्या क्या कर सकता है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसे मूव करा सकता है जी। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज़ मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग है तो उसकी स्पीड चेंज कर सकता है। उसके अलावा डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उसके अलावा उसके शेप में उसका शेप चेंज कर सकता है। ये सारे चेंजेस क्या कर सकता है, फोर्स कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने देखा था कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिन फोर्सेस को करने के लिए दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी होता है। मीन्स दो बॉडीज़ एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं, टच में आती हैं, तभी वो फोर्स लगते हैं। इसका हमने फर्स्ट पढ़ा था मस्कुलर फोर्स। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको टेबल से एक बुक उठानी है तो आपका जो हैंड है और वो बुक जब तक एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक वो बुक आप उस टेबल से नहीं उठा सकते। मीन्स जब आप उसके कांटेक्ट में आए, आपके मसल ने फोर्स लगाया तो वो बुक उठी। मीन्स ये कौन सा फोर्स है, मस्कुलर फोर्स, जिसमें आपके मसल्स एक्शन करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमने देखा था फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कौन सा होता है भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे एक बॉल होती है, हमने एक बॉल को ग्राउंड पर रोल किया, अब वो बॉल ग्राउंड पर चल रही है, चलते चलते वो खुद उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और वो जाकर रुक जाएगी। क्यों भाई, क्यों रुक रही है वो, उस पर ऐसा कौन सा फोर्स लग रहा है, बिना फोर्स के तो कोई चीज़ स्टॉप होती नहीं है। ऐसे उस पर कौन सी चीज़, कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो मूविंग बॉल खुद ब खुद स्टॉप हो रही है जी। तो उस बॉल पर क्या लग रहा है, उस बॉल पर लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कैसे लगता है भाई ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फॉर एन एग्जाम्पल ये रहा हमारा ग्राउंड, ज़मीन पर ये बॉल है, ये यहाँ से चलती हुई आ रही है। अब ये चलते चलते आकर इसकी स्पीड क्या हो गई, इसकी स्पीड स्लो हो गई। अब ये यहाँ पहुँच गई, अब और चलते 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 इसकी स्पीड और ज़्यादा स्लो हो गई और ये यहाँ पर आकर स्टॉप हो गई। ऐसा क्या हुआ इस बॉल के साथ कि खुद ब खुद, अब किसी ने तो यहाँ पर हाथ नहीं लगाया आगे को इसको स्टॉप करने के लिए, इसकी स्पीड नहीं रोकी, तो ऐसा कौन सा इस पर फोर्स लगा कि इसकी स्पीड स्लो होती गई और ये रुक गई। जब कोई चीज़ ज़मीन पर मूव करती है आगे की तरफ तो ज़मीन जो होती है वो उस पर पीछे की तरफ एक फ़ोर्स लगाती है। जो ग्राउंड होता है वो उस पर पीछे की तरफ एक फ़ोर्स लगाता है, जिसको कहते हैं क्या, फ्रिक्शन। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। जो अर्थ, जो मतलब जो ग्राउंड होता है वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। बॉल जा रही है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, बॉल जा रही है इधर और फोर्स लग रहा है इधर, इसीलिए बॉल की स्पीड स्लो होती जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ भी फोर्स लग रहा है और बॉल एक टाइम पर जाकर, जब इधर फोर्स लग रहा था तो बॉल एक टाइम पर जाकर स्टॉप हो गई। इसी को कहते हैं क्या, फ्रिक्शन जी। फिर नेक्स्ट हमने देखा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, बिना दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच करे फोर्स लगा सकते हैं। बिना दो ऑब्जेक्ट बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए फोर्स लगा सकते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कैसे होता है जी, जैसे ये मैग्नेट है, जब ये मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स लगाती हैं, कैसे लगाती हैं, दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। जब हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों अपोजिट पोल को एक दूसरे के पास लाना शुरू करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। मीन्स अभी दोनों मैग्नेट्स कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। और जब हम सेम पोल लेकर आएंगे तो दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी, एक दूसरे को पीछे की तरफ धक्का देंगी, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें भी क्या हो रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मीन्स बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स लग रहा है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हमने देखा था इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, यहाँ पर क्या करा था, ये एक हमने एक स्ट्रॉ ली थी और उसको दो पार्ट्स में कट किया था। एक पार्ट हमने लिया और उसको एक पेपर पे हमने रब करना शुरू करा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ पर रब करते हैं तो उस पर एक चार्ज आ जाता है, क्या आ जाता है, चार्ज आता है। मीन्स जब हमने इस वाली स्ट्रॉ को एक ऑब्जेक्ट पर रब करा तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक चार्ज आ गया। ये क्या बन गई, एक चार्ज्ड बॉडी, क्या बन गई है, एक चार्ज्ड बॉडी। और जब एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास जाती है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मीन्स बिना टच हुए दूर से ही अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। थर्ड होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स जो भी चीज़ होती है, मान लिया आपके हाथ में आपका पेन है, अगर आप इसको छोड़ो तो ये नीचे ही क्यों गिरेगा,
अर्थ की साइड ही क्यों गिरेगा, ऊपर आसमान की साइड क्यों नहीं गिरेगा? क्यों? क्योंकि जो अर्थ होती है वो अपनी तरफ खींचती है, हर चीज़ को खींचती है, हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, मीन्स क्या करती है, फोर्स लगाती है, जिसको कहते हैं क्या, ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। ये भी क्या होता है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जी, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रेशर। चलिए पढ़ते हैं प्रेशर क्या होता है। इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? प्रेशर और फोर्स में क्या कोई रिलेशन है? चलिए देखते हैं आगे। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। आप क्या करो, एक कील ले, कील लिया आपने, उसको उल्टा करके रखो, मीन्स जो उसका हेड वाला पार्ट है, जो उसका चौड़ा वाला पार्ट है, उसको आप एक लकड़ी पर रखो और ठोकना शुरू करो। ठीक है, डिड यू सक्सीड? क्या आप उसको उसके अंदर पुश कर पाओगे? उसके अंदर जो हमारा नेल है, जो हमारी कील है, क्या आप उसको वुडन के अंदर पुश कर पाओगे? ट्राई नाउ टू पुश द नेल एंड बाय पॉइंटेड एंड। अब क्या करो, आप वही उसी कील को दूसरी तरफ से पुश करो, जो उसकी नुकीली वाली साइड है उसको रखो आप लकड़ी के टुकड़े पर, अब ठोकना शुरू करो। अब क्या होगा, आपके से नेल उसके अंदर चला जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है, मान लीजिए ये नेल है, इस तरह से होती है कील, ऐसी होती है। यहाँ हमने एक वुडन का ब्लॉक लिया, हमने इसका ये वाला ब्रॉड वाला पार्ट इसके ऊपर रखा और इधर से हमने इसको पुश करना शुरू करा, तो क्या ये इसके अंदर चला जाएगा, पुश हो जाएगा? नहीं, इस सिचुएशन में नहीं होगा। और अगर इसी तरह दूसरी सिचुएशन ले लें, ये रहा हमारा नेल, इस बार हमने इसको इधर की साइड से वुडन ब्लॉक के सामने रखा, इसकी पॉइंटेड साइड से, ठीक है, और दूसरी तरफ से यहाँ से फोर्स लगाना शुरू करा, ठोकना शुरू करा। अब क्या होगा, ये नेल इसके अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, पढ़ते हैं आगे। ऐसा क्या हुआ, दोनों सिचुएशन में हमारे पास क्या था, नेल था। फर्स्ट सिचुएशन में क्यों नेल उसके अंदर नहीं जा पा रहा था, वुड के अंदर, क्यों फोर्स काम नहीं कर रहा था, और सेकंड में क्यों फोर्स काम कर रहा था, क्यों वो नेल उसके अंदर वुड के अंदर चला गया, ऐसा क्या हुआ? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दे रखा है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन बाद में बताएंगे, पहले एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ट्राई टू कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ। आप क्या करो, सब्जियां काटो एक खुट्टल नाइफ से, एक खुट्टल छुरी से, जो कि आगे से शार्प नहीं है। देन विद अ शार्प नाइफ, फिर आप एक शार्प नाइफ से कट करो। विच इज़ ईजियर, कौन सा ईजी होगा? देखो, जब आप एक बहुत ज़्यादा तेज़ नाइफ से जब आप सब्जी काटोगे तो वो बहुत आसानी से कट हो जाएगी, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो कम फोर्स में ही कट हो जाएगी। और वही सब्ज़ी अगर आप किसी खुट्टल छुरी जिसको कहते हैं, ठीक है, मीन्स एक जो ऐसी नाइफ से कट करो जो कि शार्प नहीं है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उस पर, तब जाकर सब्ज़ी कटेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डू यू गेट द फीलिंग दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्लेज अ रोल इन मेकिंग दिस टास्क ईजियर? जी, ये बात समझिए आप। पहले फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये रहा हमारा वुडन का ब्लॉक, ये रहा नेल। अब इधर से हम इस पर फोर्स लगाना शुरू कर रहे हैं। अब ये देखिए, जो फोर्स लग रहा है वो इतने बड़े पार्ट पर लग रहा है, इस पर हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पर, इतने बड़े पार्ट पर फोर्स लगा रहे हैं। कितने? इतने बड़े, जितनी कील यहाँ से ऊपर से चौड़ी है वही फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, इतने चौड़े पार्ट पे। और दूसरी सिचुएशन में उतना ही फोर्स अब हम कील की नुकीली वाली साइड वुड पे रखकर उतना ही फोर्स अब हम इधर लगा रहे हैं। जब हम पहले वाली सिचुएशन में लगा रहे थे तो उसका एरिया बड़ा था, उस बड़े एरिया पर फोर्स लगा रहे थे तो वो वुड के अंदर नहीं जा पा रहा था। अब एरिया क्या हो गया, यहाँ पर देखो कितना बारीक सा ये एरिया है, सारा का सारा फोर्स इसी पर पड़ रहा है, इसी पॉइंट पर फोर्स पड़ रहा है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। पहले इतने बड़े पर फोर्स पड़ रहा था तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा था, वही फोर्स इतने छोटे से पॉइंट पर पड़ रहा है तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ज़्यादा ईजिली चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमें दे रखा था ये वाला वेजिटेबल्स वाला। जब आप एक शार्प नाइफ, मीन्स बहुत ज़्यादा नुकीली नाइफ से जब आप वेजिटेबल्स को कट करोगे, वो इतनी बारीक है, बहुत ज़्यादा बारीक, मीन्स आप जितना भी फोर्स लगा रहे हो, इतनी बारीक से जो नाइफ है वो बहुत कम एरिया कवर कर रही है। आपका सारा फोर्स उस थोड़े से एरिया पर लग रहा है, जितना भी फोर्स है आप उस थोड़े से एरिया पर लगा रहे हो और वो उसको कट कर रही है। जब नाइफ कैसी है, ब्लंट है, जब नाइफ ब्लंट है तो क्या होगा उस सिचुएशन में, जब आप फोर्स लगाओगे तो अब क्या हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया। अब आप ज़्यादा एरिया पर वही फोर्स लगा रहे हो, वही फोर्स जब फोर्स सेम है, जब आप कम एरिया पे लगाओगे तो वो ज़्यादा ईजी होगा, और वही फोर्स जब आप ज़्यादा एरिया पर लगाओगे तो वो फोर्स नहीं लगेगा, मीन्स मुश्किल होगा उस फोर्स के हेल्प से कुछ भी काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एरिया
कितने एरिया पर फोर्स लग रहा है, कि दोनों सिचुएशन में क्या दे रखा है कि कितने एरिया पर फोर्स लग रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि फोर्स लगेगा, फोर्स काम करेगा या फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब ये प्रेशर क्या होता है भाई, एक यूनिट एरिया पर मीन्स एक यूनिट एरिया, इस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है मीन्स उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर। किसी एक यूनिट एरिया पर, किसी एक यूनिट एरिया मीन्स मान लो हमने मान लिया इतनी सी जगह, अब इस जगह पर कितना फोर्स हम लगा रहे हैं उसी को क्या कहेंगे, प्रेशर। मीन्स एक कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उसको कहते हैं क्या, प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, एक बार फिर से समझिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। सरफेस के कितने एरिया पर फोर्स लग रहा है, सरफेस के जितने एरिया पर फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मीन्स कितने एरिया पर फोर्स लग रहा है, जितने एरिया पर जितना फोर्स लग रहा है उसको क्या कहेंगे हम, प्रेशर। क्या हो गया इसका फॉर्मूला, फोर्स अपॉन प्रेशर, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं, फोर्स प्रेशर समझ में आ गया सबकी जी। नोट दैट द एरिया इज इन द डेनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रेशन। अभी जो हमने ऊपर वाला एक्सप्रेशन हमने देखा है, इसमें हमने देखा है जो एरिया है जी, इसमें हमने देखा है एरिया है, ये एरिया कहाँ है, अपॉन में है। क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये जो एरिया है ये कहाँ पर है, डेनोमिनेटर में है। कहाँ पर, डेनोमिनेटर में, नीचे है। तो डेनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, डेनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होता है क्वांटिटी उतनी ज़्यादा छोटी होती है। ये बात तो सबको पता है, डेनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा नंबर उतना ज़्यादा छोटा होता है, और डेनोमिनेटर जितना छोटा होगा नंबर उतना ज़्यादा बड़ा होगा। गॉट इट। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो इसीलिए एरिया नीचे की तरफ है, डेनोमिनेटर की तरफ है, तो एरिया जितना कम होगा जी, तो इसीलिए एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। मीन्स एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। द एरिया ऑफ द पॉइंटिंग हेड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड। जी, जब वो नेल था, जो अभी हमारे पास कील थी जिस पे हम फोर्स लगा रहे थे, जो उस पॉइंटेड एंड पर, उस नुकीले वाले एंड पर जितना फोर्स लग रहा, जितना वो जो पॉइंटेड वाला एंड था वो कम एरिया कवर कर रहा था। जब वो कम एरिया, देखो ये जो पॉइंटेड इस तरह से, जैसे ये रहा हमारा वुडन ब्लॉक, ये रही हमारी इस तरह से कील, ये जो पॉइंटेड एंड है जब हम इसको इस पर रखेंगे तो ये कितना थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है, कितना थोड़ा सा एरिया कवर कर रहा है। तो इसका मतलब एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। अब अगर हम इसी कील को उल्टा करके रखते हैं इस तरह से, अब यहाँ से फोर्स लगाना शुरू करते हैं, अब एरिया क्या है, ज़्यादा। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। मीन्स एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। गॉट इट। आगे देखते हैं, द सेम force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। जी, हम इतना ही फोर्स लगा रहे थे उस नेल पर, उस कील पर, कि वो जो उसका पॉइंटेड वाला एंड है उस थोड़े से एरिया पर इतना प्रेशर ही लग पा रहा था कि सिर्फ वही अंदर चला जाए, इतना ही फोर्स लगा रहे थे। अब अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते, मान लो वो जो, अब उतना ही फोर्स जब हमने दूसरी सिचुएशन में लगाया, जब वो मोटी वाली चौड़ी वाली साइड उसकी तरफ हमने रखी तो उस पर कम प्रेशर लगा तो वो उसके अंदर नहीं गया, और पहले वाली सिचुएशन में ज़्यादा प्रेशर लगा तो वो वुड के अंदर चला गया, कील। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड। जी, यहाँ पर अब हमें आगे दे रखा है, कैन यू एक्सप्लेन नाउ वाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप। जी, जो बैग होते हैं उनकी स्ट्रैप चौड़ी क्यों होती है, पतली सी स्ट्रैप क्यों नहीं देते हैं उसमें, बताइए। जो बैग होते हैं टांगने वाले, जो स्कूल बैग्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं वो चौड़ी क्यों होती हैं, वो पतली क्यों नहीं होती हैं, वो इसीलिए जितनी ज़्यादा वो चौड़ी होंगी उतना कम क्या लगेगा उन पर, उतना कम हमारे शोल्डर्स पर प्रेशर लगेगा। जितनी ज़्यादा वो चौड़ी, मीन्स जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगी उतना कम प्रेशर लगेगा, और जितनी ज़्यादा वो थिन होंगी, पतली होंगी स्ट्रैप्स,
उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा शोल्डर्स पर, ताकि शोल्डर्स पर कम प्रेशर लगे। इसी वजह से क्या होता है, जो बैग्स होते हैं उनकी स्ट्रैप क्या होती हैं, ब्रॉड होती हैं, चौड़ी होती हैं। एंड वाई टूल्स मीन फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस, और क्यों वो सारे टूल्स जिनसे हम कोई चीज़ कट करते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। जितना ज़्यादा वो शार्प होंगे उतना कम एरिया वो लेंगे, कम एरिया लेंगे मीन्स प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए आगे समझते हैं। डू लिक्विड्स एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या जो लिक्विड्स होते हैं और गैसेज होते हैं क्या वो भी प्रेशर लगाते हैं, वो भी प्रेशर लगाते हैं। मान लीजिए नॉर्मल सॉलिड चीज़ें तो प्रेशर लगाती हैं, हमने अपने हाथ से फोर्स लगाया, अब जितने एरिया पर वो फोर्स लग रहा है क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, प्रेशर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो लिक्विड्स हैं और जो गैसेज हैं क्या ये भी प्रेशर लगाती हैं। डज इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट, लेट अस फाइंड आउट। क्या इनका प्रेशर भी एरिया पर डिपेंड करता है लिक्विड्स और गैसेज का। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेज। अब तक हम काय में पढ़ रहे थे, सॉलिड्स में, जो प्रेशर पढ़ रहे थे सॉलिड्स में। अब हम देखते हैं जो लिक्विड्स और गैसेज होती हैं क्या वो भी प्रेशर लगाती हैं। चलिए देखते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, हमें क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब लेंगे हम, और अ प्लास्टिक पाइप, या फिर हम क्या ले लेंगे, प्लास्टिक का पाइप ले लेंगे एक। द लेंथ ऑफ द पाइप और ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर, जो कितना लंबा लेना है हमें, पाइप ले या ट्यूब ले, कुछ भी ले, कितना, 25 सेंटीमीटर। एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर इतना होना चाहिए। ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन शीट ऑफ अ गुड क्वालिटी रबर, हम क्या लेंगे, एक अच्छी क्वालिटी की रबर लेंगे। रबर मीन्स क्या, एक बलून टाइप की रबर लेंगे, क्या लेंगे, एक बलून टाइप की रबर लेंगे। स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप, हम पाइप के एक तरफ उस रबर को अच्छे से लगा देंगे। ठीक है। होल्ड द पाइप एट द मिडिल, अब हम उस पाइप को लेंगे, कीपिंग इन अ वर्टिकल पोजीशन, उसको वर्टिकल पोजीशन में इस तरह से रखेंगे। उसके नीचे ये रबर लगी हुई है, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें जी। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये पाइप है, या फिर इसको कहिए ग्लास ट्यूब, इसके नीचे क्या लगा दिए, एक रबर लगा दिए। ठीक है। अब आगे क्या होगा, आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू पोर सम वाटर इन द पाइप, अब अपने किसी दोस्त से कहिए कि जो पाइप है उसमें पानी डालना शुरू करे, क्या करे, उसमें वाटर डालना शुरू करे। डज द रबर शीट बजल आउट, जब उसमें पानी डालना शुरू होगा तो जो रबर की शीट है क्या वो फूल जाएगी, क्या वो बल्ज हो जाएगी, बताइए क्या वो बल्ज हो जाएगी, क्या वो फूल जाएगी। नोट ऑल्सो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, और उसमें वाटर की हाइट भी नापी कि कितना वाटर उसमें डाला गया है। पोर सम मोर वाटर, उसमें थोड़ा और पानी डालिए। ऑब्जर्व अगेन द बल्ज इन द रबर शीट एंड हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, फिर से उस रबर को ऑब्जर्व करिए, देखो क्या होगा यहाँ पर। देन रिपीट दिस प्रोसेस अ फ्यू मोर टाइम्स, इस प्रोसेस को और 2-3 बार करिए। मतलब किस तरह से, आपको एक पाइप लेना है, नीचे उसके रबर लगानी है और ऊपर से उसमें पानी डालते जाना है। जब हम उसमें पानी डाल रहे हैं तो क्या हो रही है, कि रबर बल्ज हो रही है जी, रबर बल्ज होएगी। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ द बल्ज इन द रबर एंड द रबर शीट एंड द हाइट ऑफ द वाटर इन द पाइप, क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है, जो कॉलम के अंदर कितना वाटर है और जो रबर है वो कितना बल्ज कर रही है इसके बीच में जी। जब पानी जितना कम था रबर उतना कम बल्ज कर रही थी, वाटर और डाल दिया, पानी इतना हो गया तो देखो रबर कितना बल्ज कर रही है। मीन्स क्या हो रहा है, ये जो जितना हम इसमें पानी डालते जा रहे हैं उतना ज़्यादा इस रबर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इस रबर पर क्या बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा ऊपर से वाटर डालते जा रहे हैं उतना ज़्यादा इस रबर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लिक्विड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, लिक्विड्स भी प्रेशर लगाते हैं। गॉट इट। एक एक्टिविटी और देख लेते हैं, एक्टिविटी 8.9। यहाँ से हमें इस एक्टिविटी से क्या पता चला है, जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉटम होता है उस पर प्रेशर लगाते हैं। देखो ऊपर से यहाँ से पानी डलता जा रहा है और लिक्विड्स क्या कर रहा है, यहाँ पर नीचे की तरफ प्रेशर लगाता जा रहा है बॉटम पर। पानी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा प्रेशर लगा तो रबर ज़्यादा फूल गया। इसमें और पानी भर दें और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, रबर और ज़्यादा फूल जाएगी। मीन्स क्या कर रहा है, लिक्विड बॉटम पर क्या लगा रहा है, बॉटम मीन्स नीचे की तरफ क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब देखते हैं एक्टिविटी 8.9 में हमें क्या दे रखा है। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्चार्ज वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक। हमें क्या लिखनी है, एक
प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। क्या लेनी है हमें? एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है। फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम एज शोन इन फिगर 8.15। जी, जिस तरह इसमें 8.15 में हमें दे रखा है, हमने एक बॉटल ली, यहाँ पर हमने इसमें एक होल करा और इसके आगे हमने लगा दिया यहाँ पर क्या, एक बलून लगा दिया। गॉट इट? यहाँ हमने लगा दिया एक बलून। फिर उसके बाद क्या होगा? यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हीटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। कैसे करेंगे इसको हम प्लास्टिक की बॉटल को एक साइड से थोड़ा सा हीट करेंगे और फिर उसको हम इस तरह से कर देंगे कि उसमें बलून लग जाए। ठीक है, उसमें बलून को लगा देंगे। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। ये जो हमने जॉइंट बनाया है, वो बॉटल को थोड़ा सा हीट करा, पिघलाया और उससे हमने रबर को, बलून को लगा दिया। ये बात श्योर करनी है कि वहाँ पर लीकेज ना हो। ठीक है, इफ़ देयर एनी लीकेज सील इट विद मॉल्टन वैक्स। अगर कोई लीकेज है, पानी निकल रहा है तो मॉल्टन वैक्स लगा दो। अब करना क्या है हमें? कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट एज यू डिड इन एक्टिविटी 8.8। जैसा कि हमने 8.8 में करा था, हमें क्या करना है, जो ग्लास का ट्यूब है, जो हमने इस पर ये माउथ बनाया है, जो हमने ये होल बनाया है, इस पर हम क्या लगा देंगे? रबर लगा देंगे, मीन्स बलून को लगा देंगे। नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विद वाटर। अब हम क्या करेंगे? बॉटल को हाफ भरेंगे। कैसे? वाटर से। उसमें हम वाटर भरेंगे हाफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमें क्या नजर आएगा? व्हाट डज द रबर शीट, व्हाई डज द रबर शीट फिक्स्ड टू द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम। अच्छा ये बताइए, जब हमारी पहले वाली सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में क्या हो रहा था? देखो, यहाँ से हमने ऊपर से वाटर डाला, वाटर ने नीचे की तरफ प्रेशर लगाया और ये फूल गया। ठीक है, जो हमारा बलून था वो बल्ज हो गया। और वाटर डालेंगे और यहाँ पर नीचे प्रेशर लगेगा, ये और ज़्यादा फूल जाएगा। पर दिस टाइम क्या हो रहा है? इस बार क्यों ये बलून फूल रहा है? अब तो ये साइड में लग रहा है, वाटर डाल रहे हैं, यहाँ से प्रेशर लग रहा है इस तरह से। अभी हमने ऊपर एक्टिविटी में देखा है, तो ये बलून क्यों यहाँ पर फूलेगा? जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये बलून क्यों यहाँ पर बल्ज होएगा? क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होता है वो कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है। जो ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉटम पर प्रेशर लगा रहा है, ये इसकी वॉल्स पर भी प्रेशर लगा रहा है। कहाँ? इसकी जो ये दीवारें हैं बॉटल की, इन पर भी प्रेशर लगा रहा है। गॉट इट? जी, आगे देखते हैं। Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom। हमें कहाँ लगानी है? जो रबर साइड में लगानी है, अब किसे? बॉटम में नहीं। Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate the water exit pressure on the sides of the container as well। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो वाटर है सिर्फ बॉटम पर नहीं, जो वाटर है वो सिर्फ बॉटम पर नहीं, साइड्स पे भी प्रेशर लगाता है। कंटेनर की साइड्स पे भी प्रेशर लगाता है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर। एक एक्टिविटी और यहाँ दे रखी है, इसमें एक बार और कंफर्म करते हैं इस बात को। ठीक है, टेक अ एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल और अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। हमें एक खाली प्लास्टिक की बॉटल लेनी है या फिर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर कहे तो ठीक है। यू कैन टेक अ यूज्ड टिन कैन और यूज्ड अ प्लास्टिक बॉटल। आप एक टिन की कैन भी ले सकते हो या प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हो। ड्रिल 4 होल्स अराउंड नियर ड्रिल 4 होल्स ऑल अराउंड नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल। हम क्या करेंगे? 4 होल्स करेंगे बॉटल में। ये बॉटल है, फिगर जैसे 6.18 में दे रखा है हमें। ये क्या है? ये एक बॉटल है और इसमें हमने यहाँ पर बराबर हाइट पर 4 होल्स कर दिए। चारों तरफ क्या कर दिया हमने? बॉटल में होल्स कर दिए। अब क्या होगा? मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट। कहाँ पर लगाने हैं होल्स? सेम हाइट पर, फ्रॉम द बॉटम से सेम हाइट पर। नाउ फिल द बॉटल विद वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब हम क्या करेंगे? बॉटल को वाटर से, पानी से भर देंगे। अब क्या होगा? अगर ऐसा होता कि जो लिक्विड है वो सिर्फ बॉटम पर प्रेशर लगाया करता, तो लिक्विड सिर्फ बॉटम पर प्रेशर लगा रहा है, उसका वॉल से कोई लेना देना नहीं है, तो पानी नहीं निकलता। बट लेकिन जो लिक्विड होता है वो कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर लगाता है, वो यहाँ पे भी प्रेशर लगा रहा है। जब वो इधर प्रेशर लगा रहा है तो उस प्रेशर की वजह से पानी बाहर आ रहा है। जो 4 होल्स किए हैं हमने, उनमें से वाटर बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो लिक्विड है वो कंटेनर की वॉल्स पे भी प्रेशर लगा रहा है। गॉट इट?
कैन यू नाउ से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब हम ये बात कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो कंटेनर की वॉल पर प्रेशर लगाता है। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैसेज भी प्रेशर लगाती हैं? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द देयर कंटेनर, क्या वो भी अपने मतलब जिस चीज़ के अंदर गैस बंद है क्या वो भी उसकी वॉल्स पर प्रेशर लगाती हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब तक हमने कहा किसका देखा? लिक्विड का। अब देखते हैं गैसेज का। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून वाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। जब आप एक बलून में हवा भरते हो, जब आप एक बलून में गैस भरते हो तो आप उसका माउथ को बंद क्यों करते हो? क्यों बंद करते हो आप उसके माउथ को? ठीक है। वॉट हैपन व्हेन यू ओपन आउट माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून। जब आप एक बलून को फुलाने के बाद, उसके अंदर गैस भरने के बाद उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, उसका जो माउथ होता है उसको आप उसमें आप गांठ नहीं लगाओ, उसको आप ऐसे ही छोड़ दो तो क्या होगा? सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल्स, वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बलून है जिसमें ऑलरेडी होल हुआ है कोई, तो क्या आप उस बलून को फुला पाओगे? इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं फुला पाओगे तो क्यों? कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, क्या हम कह सकते हैं कि जो एयर होती है वो सारी डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है? कैसे कह सकते हैं? देखो एक बलून है, हमने क्या करा, ये हमारे पास एक बलून था, हमने इसको इन्फ्लेट करा और ये फूल कर ऐसे करके बन गया। अगर हम यहाँ पर इसको टाई कर देते हैं तो ये बलून फूला रहेगा। अगर हम यहाँ पर इसको टाई नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे ही खुला हुआ छोड़ देते हैं तो ये बलून की सारी गैस बाहर निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी भाई बाहर? हमने तो गैस को इसके अंदर कर दिया, बाहर क्यों निकल जाएगी? क्योंकि जो गैस होती है, जिस चीज़ के अंदर वो होती है, वो भी कहाँ, हर तरफ प्रेशर लगा रही होती है। इस बलून में हर तरफ गैस क्या कर रही है? प्रेशर लगा रही है। इधर भी प्रेशर लगा रही है, जिधर से खुला हुआ, जब इधर प्रेशर लगा रही है तो इधर से सारी गैस प्रेशर लगकर बाहर आ गई, क्योंकि इधर बाहर आने की जगह है, तो इधर से सारे प्रेशर, सारी गैस बाहर आ गई प्रेशर लग के, और बलून फिर से पहले जैसा हो गया। दूसरी सिचुएशन में क्या दे रखा है? दूसरी सिचुएशन में भी ये दे रखा है कि जो बलून है उसमें पहले से ही एक होल है। अब क्या कर रहे हैं हम उसमें, जब हम उसमें गैस डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? गैस जब जा रही है अंदर तो वो चारों तरफ प्रेशर लगा रही है, तो वो उस होल की तरफ भी प्रेशर लगा रही है। जब उस होल की तरफ प्रेशर लगा रही है तो गैस कहाँ जा रही है? प्रेशर से बाहर जा रही है। हम इधर से गैस अंदर डाल रहे हैं, उस होल से गैस बाहर जा रही है, इसलिए बलून फूलेगा ही नहीं। क्योंकि गैस क्या करती है, इस बात से पता चलता है कि गैस जो होती है वो भी चारों तरफ प्रेशर लगाती है। गॉट इट? डू यू रिकॉल वॉट हैपन्स टू द एयर इन द बाइकल ट्यूब व्हेन इट हैज़ अ पंक्चर। जी आप रिकॉल करो, जब जो साइकिल का ट्यूब होता है, जो साइकिल के पहिए के ऊपर जो ट्यूब चढ़ा हुआ होता है, जब उसमें पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है? पंक्चर मीन्स जब उसमें होल हो जाता है, कहीं से पंक्चर हो गया मीन्स कहीं पर उसमें होल हो गया, तो क्या हो जाता है? उसकी सारी हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो चारों तरफ प्रेशर लगा रही है उस ट्यूब पर। जब उसमें कहीं से होल हो गया तो उस जगह पर भी प्रेशर लगा, जब उस जगह प्रेशर लगा तो वहाँ से गैस बाहर आ गई, और वहाँ से गैस बाहर आती गई, इस तरह से उसके अंदर से सारी गैस, सारी हवा खत्म हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं? पंक्चर कहते हैं। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और ट्यूब। क्या इन सबसे पता चलता है कि जो बलून होता है और जो ट्यूब होता है उस पर एयर क्या करती है? उसकी वॉल्स पर प्रेशर लगाती है। सो वी फाइंड दैट, तो इससे हमें पता चलता है गैसेज भी एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, अपने कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती हैं। गैसेज भी अपने कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर लगाती हैं। गॉट इट? चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भाई? चलिए पढ़ते हैं। यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। ये हमें पता है कि हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, और एयर के इसी एनवेलप को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से काफ़ी किलोमीटर ऊपर तक ये क्या है? एयर जो है वो फैली हुई है। ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक एयर। ये जो अर्थ के ऊपर जो सारी ये एयर है, ये एयर जो प्रेशर लगाती है उसी को क्या कहते हैं? क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ये एटमॉस्फेयर की एयर प्रेशर लगाती है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? वी नो दैट, आगे दे रखा है हमें, वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर हमें पता है होता क्या है? प्रेशर होता है पर यूनिट एरिया, मीन्स कितने एरिया पर कितना फोर्स प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है।
उसको कहते हैं प्रेशर। इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए हम एक मान रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सिलेंडर है जो कि अर्थ पर रखा है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सारी एयर भरी पड़ी है। क्या? एयर है इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिर्फ एयर है। अब इस इतने पोर्शन में, ये जितना ये सिलेंडर है, इतने पोर्शन में क्या हो रहा है? जो एटमॉस्फेरिक एयर है, ये जो एयर है, इस एयर पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटी लगा रही है। ग्रेविटी फोर्स लगा रही है और इतने एरिए पर लगा रही है। एरिए पर फोर्स लग रहा है, मीन्स क्या लग रहा है? ये जो एयर यहाँ पर मौजूद है उस पर क्या लग रहा है? उस पर लग रहा है प्रेशर, जिसको क्या कहेंगे? और ये प्रेशर लग काहे पे रहा है? इस एयर पे, जो कि एयर कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में है। तो मीन्स ये क्या है? इस एयर पर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसके द्वारा इस पर जो प्रेशर लगता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक सिलेंडर हमने एक अर्थ पर रखा, अब इसके अंदर जो भी ये एटमॉस्फेरिक एयर है, क्या है इसके अंदर? एटमॉस्फेरिक एयर इसके अंदर है। इस एयर पर जितना फोर्स लग रहा है, आप कहोगे फोर्स कहाँ से आ गया भाई? इस एयर पर कहाँ सा फोर्स लग रहा है? जी, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस एयर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कितने एरिए पर लग रहा है? जितना बड़ा सिलेंडर है उतने एरिए पर लग रहा है। मीन्स ये फोर्स कितने एरिए पर लग रहा है, तो इसी को क्या कहेंगे? क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है, मीन्स क्या लग रहा है इस पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना बड़ा और कितना छोटा होता है, ठीक है, इसकी कोई रेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के तो हर जगह हर तरफ एटमॉस्फेयर मौजूद है, तो हर जगह क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड के बारे में जानते हैं कि कितना लगता है। जी, कितना प्रेशर लग रहा है। चलिए पढ़ते हैं, एक्टिविटी 8.11 देखते हैं। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर। हम क्या लेंगे? एक अच्छी क्वालिटी का रबर सकर लेंगे। रबर सकर क्या? जो इस तरह से होता है, जिसको वॉल्स पर चिपकाते हैं। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप। ये एक रबर के कप की तरह हमें नजर आता है। ठीक है, प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। हम एक स्मूथ से प्लेन सरफेस पर इसको जोर से प्रेस कर देंगे, चिपका देंगे। ठीक है, डज इट स्टिक टू द सरफेस? क्या ये सरफेस से चिपक जाएगा? जी, चिपक जाएगा। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट? अब इसको सरफेस से छुटाने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या करा? ये रबर सकर लिया। जी, क्या करा है यहाँ पर? ये एक रबर सकर लिया है। अब इस रबर सकर को एक प्लेन सरफेस पर यहाँ पर इसको चिपका दिया। ठीक है, इसको प्रेस करा, इसके अंदर की सारी एयर खत्म हो गई और ये उस पर पेस्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया? उस पर ये चिपक गया। अब क्या होगा? अब आप इसको छुटाने की कोशिश करो। क्या ये आपसे छूट जाएगा? क्या आप इसको छुटा पाओगे? When we press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. जब हम सकर को प्रेस करते हैं, जब उसको दबाते हैं, तो क्या होता है? जो भी एयर होती है उस सकर और उस सरफेस के बीच की सारी एयर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. वो जो सकर होता है वो उससे क्यों पेस्ट हो जाता है? क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उस पर लग रहा है। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, अब उस सकर को सरफेस से छुटाने के लिए द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना फोर्स होना चाहिए उस सकर को छुटाने के लिए? इतना कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। कितना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है कि उसको कितनी भी कोशिश कर लो छुटाने की, वो हमसे नहीं छुटेगा। क्यों नहीं छुटेगा? क्योंकि हम उस पर इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं जितना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन फैक्ट इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल आउट द सकर ऑफ द सरफेस
इफ़ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस, यहाँ तक कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंसान उस सकर को नहीं छुटा सकता है। जब उस सकर और सरफेस के बीच में एयर नहीं बची तो कोई भी ह्यूमन बीइंग उस सकर को नहीं छुटा सकता। इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस सकर पर लगा हुआ होता है। ठीक है, डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस, क्या इससे पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा होता है? जी चलिए आगे पढ़ते हैं। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 × 15 सेंटीमीटर, इन्होंने अपने हेड का एरिया दे दिया है कितना, 15 × 15 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स एयर विल एग्जर्ट ऑन माई हेड, जो एयर है वो मेरे हेड पर कितना, वो मेरे सिर पर कितना फोर्स लगाएगी, ये हमें बताना है। द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर इज़ नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जितना यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ये काय के इक्वल है, कितनी ग्रेविटी के इक्वल है, किसी एक ऑब्जेक्ट पर 225 किलोग्राम ग्रेविटी के इक्वल है। मीन्स इसने सरफेस पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो काय के इक्वल है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी के इक्वल है। इतने सारे पर जो लग रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स इस एटमॉस्फेयर पर जो प्रेशर लग रहा है कितना लग रहा है, 225 किलोग्राम के एक ऑब्जेक्ट पर जितनी ग्रेविटी लगती है उतना लग रहा है। कितना लग रहा है, एक बार फिर से समझिए। द फोर्स ड्यू टू द एयर इन अ कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 × 15 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 225 किलोग्राम। जी, इस 15/15 के एरिया पर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जितना कि एक 225 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लगती है। जितना कि एक इतना भारी ऑब्जेक्ट है उस पर कितनी ग्रेविटी लग रही होगी, उसको उठाना कितना मुश्किल होता है इतने भारी ऑब्जेक्ट को। मीन्स इसका मतलब है उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी लग रही है, जितना ज़्यादा उसको उठाना मुश्किल है। तो 225 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जितनी ग्रेविटी लगती है उतना फोर्स लग रहा है सिर्फ इतने से एरिया में। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड बाय अंडर दिस फोर्स। अच्छा, अब ऐसा क्यों है, जब इतना ज़्यादा फोर्स इतने से एरिया में लग रहा है जितना हमारा हेड है, तो इतने ज़्यादा फोर्स से हम क्रश क्यों नहीं हो जाते हैं? जो मतलब हमारे ऊपर जब इतना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की तरफ से, ग्रेविटी की तरफ से नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा लग रहा है, तो हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्रश कुचल क्यों नहीं जाते हैं? इतने ज़्यादा फोर्स से क्यों नहीं कुचल जाते हैं? The reason we are not crushed under this force of gravity is that pressure inside our body is equal to the atmospheric pressure। जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है और हम क्रश नहीं होते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। गॉट इट? आई होप गॉट इट। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर, आज ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।